जूनवू बहुत देर से जागता है और अपने परिवार की ओर से एक नोट पाता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें जल्दी में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसके लिए किराने का सामान लाने के लिए पैसे छोड़ दिए हैं। हालांकि दुकान जाने के बजाय जूनवू अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने का फैसला करता है और अपने स्ट्रीम पर उन्हें दिखाता है। लेकिन उनका मजाक तब बाधित होता है जब एक खिलाड़ी उसे खबरें देखने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ बड़ा हो रहा है। जैसे ही जूनवू टीवी चालू करता है, सामान्य कार्यक्रम को आपातकालीन संकेत से बाधित कर दिया जाता है और फिर एक रिपोर्टर आता है जो प्रलय की घोषणा करता है। इसी बीच जूनवू के फोन पर एक आपातकालीन संदेश आता है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो जो दृश्य उसे दिखता है वह भयावह होता है। पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ ने कब्जा कर लिया है और लोग दहशत में इधर उधर भाग रहे हैं। सड़कों पर पूरी तरह से अफरातफरी मची हुई है। वाहन आपस में टकरा रहे हैं जिससे छोटे छोटे धमाके हो रहे हैं। एक लड़की अपनी माँ को पुकार रही है और जब उसकी माँ उसे पाती है तो लड़की उसी पर हमला कर देती है और उसे खाने लगती है। जूनवू को अपने अपार्टमेंट के गलियारे से भी हिंसा और चीख पुकार की आवाजें सुनाई देती हैं। जब जूनवू दरवाजा खोलता है तो उसका पड़ोसी संगचुल अंदर घुस जाता है और दयनीय स्वर में रहने की अनुमति मांगता है, क्योंकि उसका भाई ज़ॉम्बी बन चुका है और उसके अपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया है। जूनवू उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन संगचुल दरवाजा पकड़कर रोकने की कोशिश करता है। अंततः जूनवू उसे बाथरूम इस्तेमाल करने की अनुमति दे देता है, इस शर्त पर कि वह जल्दी चला जाएगा। टीवी पर एक खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि लोग एक खतरनाक संक्रमण के कारण ज़ॉम्बी बन रहे हैं जो बहुत तेजी से फैल रहा है। लक्षणों में आक्रामक व्यवहार, आंखों से खून आना और अंततः नरभक्षी प्रवृत्तियां शामिल हैं। जब संगचुल बाथरूम से बाहर आता है तो जूनवू उसके हाथ पर एक कट का निशान देखता है और तुरंत चाकू उठा लेता है। संगचुल खुद को स्वस्थ बताने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं। फिर वह गुस्से में आकर जूनवू पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह जूनवू उसे अपार्टमेंट से बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लेता है। जूनवू दरवाजे की झिर्री से देखता है कि एक विशाल ज़ॉम्बी संगचुल पर हमला करता है और उसे घसीट कर ले जाता है। खून उसके दरवाजे के नीचे से अंदर बहने लगता है। घबराकर वह फ्रिज को धक्का देकर दरवाजे के सामने रख देता है। वह अपने परिवार को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता। तभी उसे अपनी माँ का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन घर नहीं आ सकते। वह उसे अंदर ही रहने और जिंदा रहने के लिए कहती हैं। टीवी पर एक रिपोर्टर सलाह देता है कि लोगों को कम से कम 60 दिनों तक के लिए खाना और पानी इकट्ठा करके रखना चाहिए, जिससे जूनवू को पछतावा होता है कि उसने किराने की खरीदारी नहीं की। वह अपना खाना सावधानी से बांटता है और एक पोस्टिट पर तुम्हें जिंदा रहना होगा लिखकर उसे परिवार की तस्वीर पर चिपका देता है। अगले दिन एक प्रोफेसर टीवी पर बताता है कि यह संक्रमण दिमाग के दाहिने हिस्से को प्रभावित करता है। जूनवू देखता है कि सोशल मीडिया पर लोग अपने प्रियजनों के बारे में पूछ रहे हैं और #alive के साथ अपने पते साझा कर रहे हैं। वह खुद की एक तस्वीर लेता है जिसमें वह अपने पते के साथ आई मस्ट सर्वाइव लिखे एक बोर्ड को पकड़े होता है और इसे ऑनलाइन पोस्ट करता है। इसके बाद वह एक वीडियो देखता है जिसमें एक व्यक्ति ऊंची इमारत के बाहर खिड़की से लटककर सेल्फी स्टिक से नेटवर्क पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक वह फिसलकर गिर जाता है और वीडियो वहीं खत्म हो जाता है। टीवी पर रिपोर्ट आती है कि संक्रमित लोग कुछ मिनटों तक बिना लक्षणों के रह सकते हैं, जिससे वायरस और तेजी से फैल सकता है। जूनवू अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके अपने अपार्टमेंट के अन्य हिस्सों की जांच करता है और पाता है कि लगभग हर जगह ज़ॉम्बीज़ हैं। गलती से उसका फोन कॉल लग जाता है जिससे ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसे वापस बुलाना पड़ता है। फिर वह अपना ध्यान भटकाने के लिए एक ऑनलाइन गेम खेलने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनेट भी चला जाता है। शाम को जूनवू अचानक कार के अलार्म की तेज आवाज से जाग जाता है जो उसकी इमारत के बाहर बज रही होती है। जूनवू खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि एक महिला पुलिस अधिकारी अपने साथियों पर गोली चला रही है, क्योंकि वे सभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। दुर्भाग्य से उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और जब वह अपनी गन में गोली भरने की कोशिश करती है तो ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ते हैं। वे उसे कई बार काटते हैं और फिर उसे दूसरी गली में खींचकर ले जाते हैं जहां और भी ज़ॉम्बी इंतजार कर रहे होते हैं। जूनवू ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए जोर से चिल्लाता है, लेकिन वे बस एक पल के लिए रुकते हैं और फिर वापस पुलिस वाली को खाने में लग जाते हैं। अचानक कल का बड़ा ज़ॉम्बी दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वह फ्रिज को धक्का देकर दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है। जूनवू उसे धक्का देकर बाहर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वह ज्यादा ताकतवर होता है। हारकर जूनवू बालकनी की ओर भागता है और कूदकर रेलिंग पकड़ लेता है। ज़ॉम्बी भी उसके पीछे आता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वह रेलिंग से नीचे गिर जाता है और जमीन पर जोर से टकराता है।
जूनवू सुरक्षित बालकनी पर लटकता रहता है और नीचे झांक कर देखता है कि पहले दिखी ज़ॉम्बियों की भीड़ अब और बड़ी हो गई है। वह देखता है कि अब वह महिला पुलिस अधिकारी भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। जूनवू जल्दी से अपने दरवाजे को और मजबूत करता है ताकि कोई और ज़ॉम्बी अंदर न आ सके, लेकिन उसे यह देखकर दुख होता है कि जब ज़ॉम्बी अंदर आया था तो उसने उसके खाने पीने का अधिकतर सामान बर्बाद कर दिया था। उस रात जूनवू अपने फॉलोअर्स के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और अपनी डरावनी स्थिति के बारे में बताता है। 7वें दिन जूनवू अपने पिता की शराब पीने लगता है। वह अपनी खिड़कियों पर रंगीन कागज लगा देता है ताकि बाहर से कोई उसे न देख सके। टीवी पर खबर आती है कि संक्रमण केवल खून के संपर्क में आने से फैलता है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति काटे जाने या चाकू से जख्मी होने से बच जाए तो वह सुरक्षित रहेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि संक्रमित लोग असाधारण ताकत और संवेदनशीलता हासिल कर लेते हैं। कुछ ज़ॉम्बी तो अपने पुराने इंसानी कार्यों को दोहराने में भी सक्षम होते हैं, जैसे दरवाजे खोलना और अपने पुराने काम करना। एक विज्ञापन देखकर जूनवू को भूख लगती है तो वह अपने पास बचा हुआ एकमात्र पैकेट खोलकर एक कटोरी रेमन बना लेता है। खाना खाते समय उसे याद आता है कि उसने एक नोट लिखा था जिसमें लिखा था कि यह उसका आखिरी भोजन है। गुस्से में वह अपनी पानी की बोतल गिरा देता है और जब पानी लेने के लिए नल खोलता है तो उसे पता चलता है कि अपार्टमेंट में पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है। अंत में वह टेबल पर गिरे कुछ बूंदों को चाटने के लिए मजबूर हो जाता है। 10वें दिन जूनवू एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है और टीवी पर आने वाले संदेशों से अपनी हताशा व्यक्त करता है, जो बस लोगों को घर पर रहने के लिए कहते रहते हैं। वह बाहर निकलना चाहता है लेकिन ज़ॉम्बी हर जगह फैले हुए हैं। उसे याद आता है कि एक आपातकालीन ऐप है जिसमें रेडियो शो सुना जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक ऑडियो जैक की जरूरत होती है, जबकि जूनवू के पास केवल वायरलेस ईयरफोन है। 15वें दिन जूनवू अपने अकेलेपन से बचने के लिए अपार्टमेंट में नाचने लगता है। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह चौंक जाता है जब उसे अपने परिवार की वापसी दिखाई देती है। लेकिन खुशी का यह पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ हैल्यूसिनेशन देख रहा है। यह जानकर वह पूरी तरह टूट जाता है और हताश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी उसे अपनी माँ की आवाज वाले एक रिकॉर्ड किए गए संदेश की सूचना मिलती है, लेकिन संदेश में बहुत ज्यादा स्टैटिक होने की वजह से वह साफ साफ कुछ भी नहीं सुन पाता। जूनवू उस आदमी की तरह सेल्फी स्टिक लेकर बालकनी पर जाता है ताकि संदेश को अच्छे से सुन सके। नीचे ज़ॉम्बी खड़े हैं जो उसके गिरने का इंतजार कर रहे हैं। तभी संदेश में उसकी माँ की चीख सुनाई देती है और फिर एक ज़ॉम्बी उसके परिवार पर हमला करता है। यह सुनकर जूनवू का मनोबल पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि इसका मतलब यह हो सकता है कि उसके परिवार के लोग अब जीवित नहीं हैं। अब जूनवू गुस्से में पूरी तरह पागल हो जाता है। वह लिविंग रूम में रखी चीजों को तोड़ फोड़ कर देता है, लेकिन इससे उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वह अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और एक ज़ॉम्बी को गोल्फ क्लब से पीट पीट कर मार डालता है। गुस्से में वह और ज़ॉम्बीज को चुनौती देता है, लेकिन जैसे ही वह कोने पर मुड़ता है उसे अपने पुराने पड़ोसी संगचुल का ज़ॉम्बी रूप दिखाई देता है। जूनवू अकेले एक ज़ॉम्बी से नहीं डरता, लेकिन उसकी चीख पुकार ने पूरी ज़ॉम्बी भीड़ का ध्यान आकर्षित कर लिया है। वह तेजी से भागता है और लिफ्ट तक पहुंचता है, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही और ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं। डर के मारे वह तुरंत वापस दौड़ता है और किसी तरह छिपने में सफल हो जाता है। जब ज़ॉम्बी भीड़ वहां से चली जाती है तो जूनवू अपने अपार्टमेंट की ओर लौटने लगता है। रास्ते में उसे एक नया ज़ॉम्बी दिखता है, लेकिन यह ज़ॉम्बी अंधा है। जूनवू चुपचाप खड़ा रहता है जब तक कि वह ज़ॉम्बी दूर नहीं चला जाता। फिर वह जल्दी से अपने अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करता है, शोर सुनकर सारे ज़ॉम्बी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से हमला करने लगते हैं। जूनवू खिड़की की ओर दौड़ता है जब उसे कुछ विस्फोटों की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि शहर पर बमबारी हो रही है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, इसलिए वह एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह केवल हेलो और गुड बाय कहता है और फिर खुद को खत्म करने के लिए एक स्टूल पर चढ़ जाता है। जैसे ही वह अंत का इंतजार कर रहा होता है, एक लेजर बीम अचानक खिड़की से अंदर आती है और एक निशान बनाती है जो एक चिन्ह पर नहीं शब्द की ओर इशारा कर रही होती है। जूनवू हड़बड़ाकर खुद को रस्सी से छुड़ाने की कोशिश करता है और आखिरकार सफल हो जाता है। वह पढ़ता है कि लेजर किस ओर इशारा कर रही थी। शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है, मूर्ख मत बनो। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि यूबिन अपने दूरबीन से उसे देख रही थी। वे हाथों के इशारों के माध्यम से 7 बजे फिर मिलने के लिए सहमत होते हैं। यूबिन का अपार्टमेंट बहुत व्यवस्थित है और उसके पास सर्वाइवल के कई उपकरण मौजूद हैं।
उसने अपने दरवाजे के पास एक जाल भी लगाया है और अपने पौधे को पानी भी देती है। अगले दिन सुबह जूनवू देर से उठता है और 11 बजे खिड़की से झांकता है। यूबिन को उस पर दया आ जाती है और वह फिर भी उसे नमस्ते कहने बाहर आती है। वे इशारों और फोन के जरिए अपने नाम और कुछ बातें साझा करते हैं। तभी यूबिन को कोई आवाज सुनाई देती है और वह कहती है कि वे फिर 7 बजे मिलेंगे। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर घूमती है और देखती है कि एक ज़ोंबी उसके जाल में फंसा हुआ है। थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद वह उसे मार डालती है। उस रात बारिश होती है और जूनवू और यूबिन दोनों पानी इकट्ठा करने के लिए अपने बर्तन बाहर रखते हैं। यूबिन अपने पौधे को भी बाहर रखती है। जब वह जूनवू के अपार्टमेंट की ओर देखती है तो उसे पता चलता है कि 8वीं मंजिल खाली है। अगली सुबह जूनवू जल्दी उठता है, लेकिन वह भूख के कारण बहुत कमजोर महसूस कर रहा होता है। यूबिन इसे देखती है और रस्सी के सहारे भोजन भेजने का प्रयास करती है, लेकिन गेंद नीचे गिर जाती है। जूनवू अपना ड्रोन बाहर भेजता है और अंततः रस्सी को सुरक्षित रूप से बांधने में सफल होता है। यूबिन एक बैग में खाना भेजती है जिसमें लिखा होता है, धीरे धीरे खाओ। उसी समय जूनवू देखता है कि ज़ोंबी बन चुका एक फायर फाइटर गेंद को पकड़ चुका है और रस्सी को खींच रहा है। टेबल के दूसरे छोर पर बंधी रस्सी खिंचती है और यूबिन से टकराती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। अब जब टेबल रेलिंग से फंसी हुई है, ज़ोंबी ऊपर चढ़ने लगता है। जूनवू उस पर खाली बोतलें फेंकता है, लेकिन कोई भी निशाने पर नहीं लगती। तब वह ड्रोन भेजता है और ज़ोंबी के गाल पर एक खरोंच मारने में सफल होता है। ज़ोंबी ड्रोन को मारने की कोशिश करता है, जिससे जूनवू को सावधानी से इसे बचाना पड़ता है। तभी दरवाजे के बाहर ज़ोंबी धड़धड़ाने लगते हैं, जिससे जूनवू का ध्यान भटक जाता है और ड्रोन गिर जाता है, लेकिन वह समय रहते ड्रोन को नियंत्रित कर लेता है। दुर्भाग्य से ज़ोंबी फायर फाइटर ड्रोन को पकड़कर नष्ट कर देता है। इससे पहले कि वह और ऊपर चढ़ सके, यूबिन होश में आ जाती है और उसकी कलाई काट देती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। बाद में जब यूबिन आईने में अपने चोटों को देखती है, जूनवू अपने फोन पर मजबूत रहो का संदेश फ्लैश करता है। कुछ समय बाद जूनवू देखता है कि भोजन फिर से खत्म हो रहा है। वह अपने परिवार के लिए जीवित रहने की याद दिलाते हुए खुद को तैयार करता है। रात के अंधेरे में अपने सिर और पैरों को अच्छे से ढककर जूनवू अपार्टमेंट छोड़ देता है। जूनवू गलियारों में कई शवों को देखता है, जिनमें सांगचुल भी शामिल होता है। वह सावधानी से आगे बढ़ता है क्योंकि पास ही एक ज़ोंबी मौजूद होता है। वह सांगचुल के अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और फ्रिज से कुछ खाना, हेडफोन, जैकेट और वॉकी टॉकी उठाता है। तभी उसकी नजर बिस्तर पर जाती है। जब वह कंबल हटाता है तो वहाँ एक मृत महिला पड़ी होती है। इसी क्षण सांगचुल का ज़ोंबी बना भाई उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जूनवू किसी तरह उस मृत महिला को ढाल के रूप में उपयोग करता है, जिससे उसे लुढ़क कर भागने का मौका मिल जाता है। ज़ोंबी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन जूनवू उस पर एक धातु की छड़ फेंकता है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है। फिर वह दरवाजे को लॉक कर अपने अपार्टमेंट में सुरक्षित लौट आता है। थोड़ा खाना खाने के बाद जूनवू हेडफोन के तार काटकर जैक को एंटीना की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो ऐप काम नहीं करता। फिर वह बैग को वापस यूबिन के पास भेजता है, जिसमें एक वॉकी टॉकी और कुछ खाना होता है। वे एक दूसरे से बात करते हैं और हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान यह पता चलता है कि यूबिन ने भी आत्महत्या करने का विचार किया था। दोपहर के भोजन के दौरान वे एक ही समय में नूडल्स बनाते हैं ताकि ऐसा लगे कि वे साथ खा रहे हैं। फिर वे पूरी दोपहर बातें करते हैं और यूबिन स्वीकार करती है कि उसे ऊंचाइयों से डर लगता है क्योंकि बचपन में वह चढ़ाई के दौरान गिर गई थी। तभी वे अचानक एक अजीब आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी ज़ोंबी तेजी से एक ही दिशा में भाग रहे हैं। ज़ोंबी उनके अपार्टमेंट्स के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं, इसलिए दोनों जमीन पर लेटकर चुपचाप रहते हैं। लेकिन तभी यूबिन गलती से एक शेल्फ गिरा देती है, जिससे तेज आवाज होती है और ज़ोंबी उसका दरवाजा पीटने लगते हैं। यूबिन को लगता है कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी जूनवू को याद आता है कि सभी अपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह यूबिन के पड़ोसी को कॉल करता है और फोन की रिंगिंग से ज़ोंबी का ध्यान बंट जाता है। अपनी मंजिल पर रहना अब खतरनाक हो गया है, इसलिए यूबिन जूनवू को 8वीं मंजिल के खाली अपार्टमेंट के बारे में बताती है और वे वहां मिलने का फैसला करते हैं। जूनवू कोई योजना बनाना चाहता है, लेकिन यूबिन बिना समय गवाए रस्सी और टेबल का उपयोग कर खिड़की से छलांग लगा देती है और सुरक्षित रूप से नीचे पहुंच जाती है। ज़ोंबी तुरंत उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन यूबिन अपनी जबरदस्त फुर्ती से उन्हें चकमा देती है या अपनी कुल्हाड़ी से उनका मुकाबला करती है। वह कार के दरवाजों का भी उपयोग हथियार की तरह करती है। जब वह दूसरे भवन के पास पहुंचने वाली होती है
तो उसे एक पुलिसकर्मी की बंदूक मिल जाती है। तभी एक ज़ोंबी उस पर कूदता है, लेकिन उससे पहले कि वह उसे काट सके, जुनवो अपने गोल्फ क्लब से उस पर वार करता है। अब दोनों साथ मिलकर ज़ोंबी से लड़ते हैं और लावारिस कारों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए इमारत की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे इमारत में प्रवेश करते हैं, वे दरवाजा बंद कर देते हैं और लिफ्ट की ओर भागते हैं। ऐन वक्त पर वे लिफ्ट के अंदर घुसने में सफल होते हैं, इससे पहले कि ज़ोंबी शीशा तोड़कर अंदर आ सकें। लिफ्ट उन्हें 8वीं मंजिल तक ले जाती है, लेकिन वहाँ भी ज़ोंबी मौजूद होते हैं। यूबिन एक खुला दरवाजा खोजने के लिए दौड़ती है, जबकि जूनवो कुछ चीजों से रास्ता अवरुद्ध करता है ताकि समय मिल सके। तभी एक दरवाजा खुलता है और एक नकाबपोश आदमी बाहर आता है। वह यूबिन को अंदर खींचता है और ज़ोंबी को रोकने के लिए गैस बम फेंकता है, जिससे जूनवो भी भागकर अंदर आ सकता है। दरवाजा बंद करने के बाद यूबिन सतर्क हो जाती है, क्योंकि यह अपार्टमेंट खाली होना चाहिए था। लेकिन वह आदमी दोस्ताना व्यवहार करता है, उन्हें खाना पानी देता है और एक बड़ी खबर साझा करता है। वह कभी कभी रेडियो सिग्नल पकड़ लेता है और उसने सुना है कि जल्द ही एक बचाव दल आने वाला है। यह सुनकर यूबिन और जूनवो बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर अचानक जूनवो बेहोश हो जाता है। यह पता चलता है कि आदमी ने पानी में बेहोशी की दवा मिला दी थी। चूंकि यूबिन ने सिर्फ एक घूंट लिया था, इसलिए वह बस थोड़ी चकरा जाती है। आदमी यूबिन को रस्सियों से बांध देता है और उसे एक अन्य कमरे में घसीट कर ले जाता है, जहाँ उसकी ज़ोंबी बनी पत्नी पहले से मौजूद होती है। दीवारों पर खून के धब्बे यह संकेत देते हैं कि उसने पहले ही अपने बच्चे को खा लिया था। फिर आदमी बाहर से एक रस्सी खींचता है, जिससे उसकी पत्नी आजाद हो जाती है। वह समझाता है कि वह सिर्फ अपनी पत्नी को जिंदा रखने के लिए खाना देना चाहता है। उसी क्षण जूनवो होश में आता है और बंदूक तानकर आदमी से पुनर्विचार करने को कहता है, लेकिन आदमी बात करने से इनकार कर देता है और रस्सी छोड़ देता है, जिससे ज़ोंबी यूबिन पर हमला करने के लिए आजाद हो जाती है। जूनवो रस्सी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, जबकि आदमी चाकू ढूंढने की कोशिश करता है। इस बीच यूबिन ज़ोंबी से संघर्ष जारी रखती है, जो इतनी ताकत से खींचती है कि जूनवो रस्सी पर अपनी पकड़ खोने लगता है। जूनवो तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन ताला नहीं खोल पाता। तभी वह आदमी उसे धक्का दे देता है। उधर यूबिन ज़ोंबी बनी पत्नी के चेहरे पर एक बच्चे का कंबल रख देती है। जब अचानक कमरे से कोई आवाज नहीं आती, तो दोनों आदमी चिंता में पड़ जाते हैं। आखिरकार जब आदमी दरवाजा खोलता है, तो यूबिन उसकी पत्नी को उस पर धक्का दे देती है, जिससे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। ज़ोंबी बनी पत्नी तुरंत अपने पति को काट लेती है, मगर मरने से पहले वह अपनी पत्नी को गले लगाकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इससे पहले कि वह भी ज़ोंबी में बदल जाए, यूबिन उन दोनों को गोली मार देती है। बंदूक की आवाज सुनकर सड़क पर मौजूद ज़ोंबी इमारत की ओर दौड़ने लगते हैं। यह देखकर यूबिन जूनवो को हथियार पकड़ाती है और उसे खुद को खत्म करने के लिए कहती है। पहले तो जूनवो मना कर देता है, लेकिन यूबिन उसे समझाती है कि हमें जिंदा इंसान की तरह मरना चाहिए, न कि ज़ोंबी के भोजन के रूप में। रोते हुए जूनवो बंदूक उठाता है और यूबिन पर निशाना साधता है, लेकिन तभी एक आवाज सुनाई देती है। बचाव दल के हेलीकॉप्टर आखिरकार आ रहे हैं। जिंदा रहने की उम्मीद के साथ वे एक गैस बम को गलियारे में फेंकते हैं और कुछ ज़ोंबी को धक्का देकर रास्ता साफ करते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जल्द ही एक बड़ा ज़ोंबी झुंड उनका पीछा करने लगता है और वे यूबिन को पकड़ लेते हैं। यूबिन अपनी कुल्हाड़ी से बचाव करती है, जबकि जूनवो एक साइकिल को रास्ते में फेंककर ज़ोंबी को रोकने की कोशिश करता है। इससे यूबिन को उनके चंगुल से निकलने का मौका मिल जाता है। फिर जूनवो उसे छत पर जाने के लिए कहता है, जबकि वह ज़ोंबी को रोकने के लिए पीछे रुकता है। यूबिन जल्दी से छत तक पहुंच जाती है, लेकिन जब वह चारों ओर देखती है तो हेलीकॉप्टर कहीं नहीं दिखते। जूनवो बहुत संघर्ष के बाद ज़ोंबी को सीढ़ियों से कुछ कदम पीछे धकेल देता है और तेजी से ऊपर भागता है। छत पर पहुंचकर वह दरवाजे को सीढ़ियों से घसीटी गई सीढ़ियों से जाम कर देता है, लेकिन जब वह देखता है कि हेलीकॉप्टर वहां नहीं है, तो वह निराश होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हम जिंदा हैं। यूबिन भी उसकी आवाज में आवाज मिलाती है और दोनों निराशा में रोने लगते हैं। तभी ज़ोंबी का झुंड दरवाजा तोड़कर छत पर पहुंच जाता है। जूनवो ज़ोंबी पर गोलियां चलाता है, लेकिन कुछ ही को मार पाता है और फिर गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर ऊपर आ जाता है और सैनिक ज़ोंबी पर गोलियां बरसाने लगते हैं। इससे उन्हें सुरक्षित निकलने का मौका मिल जाता है। आखिरकार जूनवो और यूबिन हेलीकॉप्टर में चढ़कर इस तबाही से बच निकलते हैं। जब हेलीकॉप्टर शहर से दूर जाता है, तो जूनवो के फोन में फिर से नेटवर्क आ जाता है। उसे अपने परिवार के संदेश मिलते हैं, जो बताते हैं कि वे सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर से नीचे देखते हुए जूनवो उन सभी सोशल मीडिया पोस्ट को याद करता है जो उसने अन्य बचे हुए लोगों के बारे में देखी थी, वे सभी जो बचाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर वह अपनी पुरानी टैगलाइन, मुझे जिंदा रहना होगा, को जिंदा हूँ में बदलते हुए कल्पना करता है।